कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक होगे। लेकिन इसका मिसयूज होने लगा जब ये बात तय कर दी गई संविधान में 1900 जब 1955 में जब नागरिकता कानून बना, तब जो 1995 से पहले यही प्रावधान था कि कोई भी जो भारत देश में अगर जन्म लेता है बच्चा, वो भारत देश का नागरिक माना जाएगा। ये बात संविधान में लिखी गई थी। तो इसका मिसयूज होने के चांस सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि कोई विदेशी भी जो है हमारे भारत देश में कोई लेडीज आ सकती है, तो आकर जो है जाहिर सी बात है अगर वो प्रेग्नेंट है और उसका जो है यानी उसके बच्चे का जन्म भारत देश में हो जाता है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस जानकारी के अकॉर्डिंग उसका बच्चा जो है भारत देश का नागरिक समझा जाएगा। जब इस लाइन में यानी भारतीय संविधान में जो है 1955 का जो नागरिकता कानून है, इसमें साफ साफ कहा गया कि भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। तो विदेशी स्त्री का जन्म हो या हमारे भारत देश के नागरिक की स्थिति का जन्म हो, इसमें ये बात तो नहीं कही गई। बस ये कहा गया कि भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। तो ये तो विदेशी स्त्री पर भी लागू हो गई ये बात। तो इसका मिसयूज होने के चांस सबसे ज्यादा रहे, तो इसमें संशोधन किया गया। और 1986 में जो है पहला संशोधन किया गया और इस बात को जो है चेंज किया गया। ठीक है, जब 1955 में ये जो चीज दर्ज की गई यानी लिखी गई, पहला जब नागरिकता कानून बना, तो इसमें फिर चेंजेस कर दिया गया 1986 में। और जब इसमें 1986 में चेंजेस किया गया तो इसमें कहा गया कि भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक तो होगा, लेकिन अगर उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो। ये 1986 के बाद ये जो लाइन ऐड की गई कि अगर भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक तो होगा, लेकिन वही बच्चा भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता भारतीय हैं, तो माता या पिता भारतीय होने चाहिए। और 2003 में कुछ और चेंजेस किए गए इसी लाइन में एक लाइन और ऐड की गई फिर कि उसके माता पिता की जो है नागरिकता वैलिड होनी चाहिए। ये ना धोखाधड़ी से या जालसाजी से या 2 नंबर से उसके माता पिता ने नागरिकता ले ली हो हिंदुस्तान की, ऐसा नहीं चलेगा। उसके माता पिता की जो नागरिकता वैलिड होनी चाहिए, जायज होनी चाहिए, तभी उनसे जन्मा बच्चा जो भारत देश में जन्मेगा, उनसे जो बच्चा जन्मेगा वही भारत देश का नागरिक होगा। तो 2003 तक आते आते इतना संशोधन कर दिया गया। और वंश के आधार पर नागरिकता, इसमें कहा गया यदि आपके वंशज यानी भारतीय हैं तो आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। पहले वंश जो है पिता से माना जाता था, यानी अगर आपके पिता जो है भारत के नागरिक हैं तो आपसे जन्मा बच्चा यानी आपकी जो शादी होगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो वाइफ होगी उससे जन्मा बच्चा जो है वो भारतीय होगा, अगर आप यानी उस बच्चे के पिता भारतीय हैं तो। ठीक है, लेकिन इसमें जो है समय के साथ साथ कुछ जो है जो गड़बड़ी नजर आई कि ऐसा भी हो सकता है कि माँ भारतीय है लेकिन वो विदेश में चली गई, किसी विदेशी लड़के से जो है शादी कर ली, और अब जो है अगर वो बच्चा जो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है यानी भारतीय नागरिक वो समझा जाएगा या नहीं। अब माँ तो भारतीय है, पिता है नहीं भारतीय। तो इसमें बाद में चेंजेस किया गया 1992 में इसमें चेंजेस कर कहा गया कि जो वंश है वो माता या पिता वो दोनों से समझा जाएगा, यानी पिता से तो था ही तय, वो माता से भी कर दिया कि माता से भी वो वंश माना जाएगा कि माँ अगर भारतीय है तो भी उससे जन्मा बच्चा वो भारतीय वो माना जाएगा। ये 1992 में वो तय कर दिया गया। इसके बाद पंजीकरण के द्वारा यदि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो पंजीकरण से पूर्व 6 माह या 5 वर्ष पूर्व तक मामूली तौर पर भारत का नागरिक रहा हो तो वो भारत ठीक है, स्त्रियां जिनका विवाह भारत के किसी नागरिक के साथ हुआ हो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, इसमें ये बात की गई कि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो पंजीकरण से पहले यानी कोई पंजीकरण करा रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहे हैं कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने के लिए, लेकिन पंजीकरण से पूर्व अगर वो 6 महीने या फिर 5 साल अगर भारतीय यानी भारत में जो है भारत के नागरिक के रूप में मामूली तौर पर वो सही से अगर रह रहे हैं, ठीक है, 5 साल का पीरियड दिया गया। अगर 5 साल अगर कोई व्यक्ति रह रहा है
पंजीकरण करने से पहले, यानी एक फॉर्म भरने से पहले, नागरिकता का फॉर्म भरने से पहले अगर 5 साल वो सही से रहा, ठीक है, भारत सरकार को लगा कि हाँ ये सही से रहा था 5 साल, कोई गड़बड़ी नहीं की, और उसको लगता है कि हाँ ये भारत देश का नागरिक हो जाना चाहिए, पहले 10 साल थी ये समय सीमा, फिर 5 साल कर दी गई, तो भारत सरकार को लगता है, तो भारत सरकार को, वो भी गृह मंत्रालय को, तो फिर क्या है कि भारत सरकार उस व्यक्ति को भारत का नागरिक वो बना देगी। ये पंजीकरण का प्रोसेस था। तो 3 हो गए हैं, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर। तो 3 तरीके मैंने बताए जिनके आधार पर नागरिकता आप ले सकते हो। और देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता वो आप ले सकते हो। देशीकरण में जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है और हमारे भारत देश में क्या है कि वो आके रहने लगा और काफ़ी वक्त हो गया, और यहाँ पर रहते रहते जो है भारत देश उसे अच्छे लगने लगा और वो भारत देश का नागरिक ही बनना चाहता है, तो भारत जो हमारे जो है गृह मंत्रालय, यानी हमारा भारत देश जो है उसका जो गृह मंत्रालय है वो उसे, अगर गृह मंत्रालय को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति वाकई अच्छा है और हमारे भारत देश में रहना चाहता है और ये काफ़ी वक्त से रह भी रहा है 5-10 सालों से, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो भारत देश की नागरिकता वो सरकार दे देती है, ठीक है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, जो है इस तरीके से जो अगर कोई अच्छा कार्य कर देता है, जैसे फिल्म क्षेत्र में या कोई वैसे विज्ञान के क्षेत्र में, इस तरीके से जो, या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कोई विदेशी व्यक्ति है और काफ़ी वक्त से रहते रहते हमारे भारत देश में उसने काफ़ी वक्त बिता दिया, 5 साल 10 साल, और हमारे भारत देश को वो इसकी नागरिकता लेना चाहता है और भारत देश को लगता भी है हाँ ये जो हमारे भारत देश के नागरिक अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, कोई गलत बात नहीं है, यानी हमारे देश के लिए सही है, तो भारत देश का नागरिक बन सकता है, हमारे गृह मंत्रालय इस बात को अगर तय कर देता है तो, ठीक है ना। तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता दी जाती है इस तरीके से। अब आइए जानते हैं कि राज्य क्षेत्र में विलय से प्राप्त नागरिकता, यानी कोई अगर हमारा भारत देश किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है तो उस क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं वो भारत देश के नागरिक समझे जाएंगे। ये भी एक ऑप्शन हमारे भारत देश के संविधान में वो दिया गया है, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं किन कारणों से जो है नागरिकता वो छिन जाती है। एक परित्याग से सबसे पहले बताया गया है, यानी अगर आप जो है अपनी इच्छा से किसी विदेशी, यानी विदेश की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हो तो आप अपने देश की जो आप नागरिकता वो खो दोगे। पहला तो ये ऑप्शन है। इस कारण जो है नागरिकता छिन जाती है कितनों की। जैसे विदेश में कोई व्यक्ति गया, काम करने लगा, रहने लगा, या घूमने के पर्पज से गया और वो वहीं पर ही रहने लगा, ठीक है, और वहाँ की नागरिकता उसने ले ली अपनी इच्छा से, तो यहाँ के हिंदुस्तान की खुद ही चली जाएगी। दूसरे नंबर पर कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और जब उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो हमारे हिंदुस्तान की जो नागरिकता वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। इसी से मिलता जुलता वो जो है दूसरे नंबर पर बात की गई है। और तीसरे नंबर पर कहा गया कि यदि भारत सरकार को यह मालूम हो जाता है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता कपटता से, यानी धोखेधड़ी से उसने ली है, तो भारत सरकार, यानी भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय उसकी नागरिकता छीन लेगा। यदि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, किसी स्त्री या पुरुष से उसने विवाह कर लिया, व्यक्ति मतलब स्त्री या पुरुष विदेश में गया और वहाँ किसी से जो है कोई स्त्री गई तो उसने किसी पुरुष से विवाह कर लिया, कोई पुरुष गया तो उसने स्त्री से विवाह कर लिया, इस तरीके से विवाह करके वहीं सेटल हो गए, रहने लगे, तो वो उसकी भारतीय नागरिकता क्या वो छिन जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों द्वारा, जैसे अगर कोई आप जो है देश विरोधी गतिविधियाँ कर देते हो, ठीक है, यानी हमारे भारत देश की एकता अखंडता को आप चोट पहुँचाते हो, ठीक है, देश विरोधी गतिविधि में आप शामिल पाए जाते हो, तो भी आपको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। विदेशी गमन द्वारा, विदेशी गमन मतलब आप विदेश में जाते हो, अगर नौकरी के पर्पज से गए और आप वहाँ रहने लगे, ठीक है, रहने लगे, और एक टाइम पीरियड जो था आपका नौकरी का कि 5 साल के लिए आपको भेजा था वीजे पर, लेकिन आप जो है 5 साल से ज़्यादा आपने वक्त लगा दिया, आप 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल वहाँ रहने लगे, 5 साल से ज़्यादा रहने लगे, तो आपकी नागरिकता यहाँ की जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है, ऐसा होता है। और इसके अलावा जो है आप कोई व्यक्ति पागल है और या फिर फ़कीरी है, सन्यासी है, इस तरीके से, और जो सन्यासी हो जाते हैं बहुत से या पागल हो जाते हैं, तो उनकी नागरिकता भी जो है ज़्यादातर उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिनसे नागरिकता छिन जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किन कारणों से नागरिकता वो है ग्रहण की जाती है और किन कारणों से नागरिकता छिन जाती है। और नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद
हमें भारतीय संविधान में दिए गए उनमें क्या जानकारी है, यह भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे रूबरू रहूंगा एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।